हेलो चालू गोलूस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम चो कसा काय केडो हाल है, केमो नाचो। सो बच्चा पार्टी हम पढ़ रहे थे वेक्टर, और हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्यों है, हालांकि उसके पास में डायरेक्शन भी है और उसके पास में मैग्नीट्यूड भी, फिर भी वो स्केलर है। फिर हमने जाना कि भाई वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि भाई किसी वेक्टर को हम उसी के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जब एक वेक्टर को हम 360 डिग्री के एंगल पे घुमा देते हैं तो भी वेक्टर चेंज नहीं होता। वेक्टर चेंज कैसे होता है, क्योंकि उसके पास में अगर या तो मैग्नीट्यूड चेंज किया या तो आपने डायरेक्शन चेंज करी या फिर दोनों चेंज कर दिया तो वेक्टर चेंज हो जाता है। कुछ इस तरह की हमने बातें करी। आज हम वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो है आपका वो क्या हो गया, आपका पोलर वेक्टर हो गया या फिर हो गया आपका रियल वेक्टर, ठीक है ना। तो पहला आपका क्या हो गया भाई, आपका पहला जो हो गया वो हो गया पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर अपन समझते हैं। ऐसे वेक्टर बेटा जिनके पास में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उन्हें हम पोलर वेक्टर कहते हैं, या फिर ऐसे कहिए ऐसे वेक्टर जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उन्हें हम पोलर वेक्टर कहते हैं। पोलर वेक्टर को रियल वेक्टर भी कहा जाता है। सर बात थोड़ी कम समझ आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इस पे फोर्स लगाओगे, मान लो आपने फोर्स लगाया, यहां पे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो जब आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो तो इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो। तो अब जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो वो हो गया, वो पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके पास अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर या रियल वेक्टर कहते हैं। तो भाई फोर्स लगाओगे तो इस पॉइंट पे लगाओगे ना, तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कह दिया, ठीक है। अब मान लो इसका ओरिएंटेशन, जैसे मान लो यहां फोर्स लगाओगे तो अलग कुछ इफेक्ट मिलेगा, यहां फोर्स लगाओगे तो कुछ अलग इफेक्ट मिलेगा। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे बाद में। पर एक सिंपल सी अगर हम जनरल केस लेके चले, जैसे मान लो यहां पे आपने पार्टिकल पे फोर्स लगाया, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। जब आप इस पार्टिकल पे यहां पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल का, इस ऑब्जेक्ट का जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे खिसक जाएगा। तो ये जो पॉइंट हो गया यहां पर क्या हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। और पार्टिकल यहां पर आ गया तो ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसे वेक्टर्स जिनके पास अपना इनिशियल पॉइंट होता है या फिर ऐसा कहो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उन्हें हम रियल वेक्टर या पोलर वेक्टर कहते हैं। तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो भी कैसा वेक्टर होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आपका कैसा वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आपका कैसा होता है, पोलर वेक्टर ही होता है, रियल वेक्टर ही होता है। अच्छा, अब आते हैं एक्सियल वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट दिखाते हैं, ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट दिखाते हैं उन्हें हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जैसे समझना, जब हम टॉफी खाते थे और वो वाली टॉफी बचपन में जिसके साथ में एक पंखा लगा के आया हुआ होता था, जब आप इस पंखे को ऐसे घुमाते थे, जब आप ऐसे करते थे तो वो ऊपर जाता था, और ऐसे कर दिया तो वो नीचे आता था। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है और वो इस डायरेक्शन के अंदर मान लीजिए घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सिस होगी, जो मेरी पेन मैंने बनाया, ये क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे रोटेशनल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, रोटेशनल एक्सिस। मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल ऐसे 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 घूम रहा है। तो जो एक्सियल वेक्टर होगा ना, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये जो आपकी रोटेशनल एक्सिस है उसके अलोंग होगी। अब सवाल ये है कि रोटेशनल एक्सिस के अबाउट तो होगी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन, पर किधर होगी, मतलब बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। तो उसको जानने का बड़ा आसान सा तरीका है, अपना जो राइट हैंड होता है उसको आप घुमा दीजिए। जैसे मान लो अगर पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है, अगर ऐसे उसकी लीनियर वेलोसिटी है, तो अंगूठा अगर बाहर आ रहा है, अंगूठा अगर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, इसका मतलब एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर तो होगी इस प्लेन के, या अलोंग होगी इस रोटेशनल एक्सिस के, पर किधर होगी, बाहर की तरफ। तो ये जो डॉट का मतलब है ना, डॉट का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन जो है वो आउटसाइड द पेपर है, आउटसाइड द पेपर है, ठीक है। अगर मान लीजिए रोटेशन कुछ इस तरह का होता, इस तरह का अगर रोटेशन होता, तो अब आप एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड यूज करता और राइट हैंड को वेलोसिटी डायरेक्शन में आपने घुमाया, ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया, तो अपना अंगूठा किधर जा रहा, अंदर की तरफ जा रहा है ना, अंगूठा अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, बोला हाँ सर अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। तो अब जो डायरेक्शन होगी आपकी एक्सियल वेक्टर की वो इस तरीके से अंदर की तरफ होगी। तो अभी भी जो डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर की वो अलोंग द रोटेशनल एक्सिस है। सवाल ये आता है कि अंदर कब होगा बाहर कब होगा, वो मैंने आपको समझाया। अगर ऐसे है तो अंदर और ऐसे है तो बाहर। तो क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब हो गया इनसाइड, इनसाइड द पेपर, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं,
एंड एक्ट अलोंग द एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उन्हें पर क्या बोलते हैं, आपके एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया। मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूं, ध्यान समझना थोड़ी सी, हालांकि ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, पर आपको थोड़ा सिंपल सा एक बार थोड़ा सा इफेक्ट जो है मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, एक फोर्स वेक्टर है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। ये आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्स वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो भाई जो टॉर्क वेक्टर लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। हालांकि आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी, बाद में समझ में आएगी, पर आपको थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं, एक बार थोड़ा सा हटा के निकाल रहा हूं एक बार यहां से। ये टॉर्क वेक्टर का फॉर्मूला है। टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क वेक्टर फॉर्मूला होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो यहां पे वेक्टर एफ और वेक्टर आर ये क्या हो गए, पोलर वेक्टर हो गए, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, एक्सियल वेक्टर हो गया। आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वहां पे हमको जाके पोलर वेक्टर की और एक्सियल वेक्टर की जो पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर होगी, ठीक है ना। चूंकि हम पार्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बताना आपको जरूरी है यहां पे स्टार्ट में, पर ध्यान समझना, जब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो आप एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, जब आप इनका क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो आपको एक नया वेक्टर मिल जाता है, मान लो वेक्टर सी मिला, है ना। तो जिन दो वेक्टरों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, उन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, रियल वेक्टर कहेंगे, या फिर आप क्या कह सकते हो उनको, पोलर वेक्टर कह सकते हो। और आपको इन दोनों का, दो पोलर वेक्टर का या दो रियल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में जो नया वेक्टर मिलता है, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं, या फिर इसको हम सूडो वेक्टर भी कहते हैं। तो एक्सियल वेक्टर को हम सूडो वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि यहां पे जो वेक्टर आर और वेक्टर एफ, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, तो हमको जो नया वेक्टर मिलता है उसको हम टॉर्क वेक्टर कहते हैं। और ये जो टॉर्क वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में, ये हमेशा क्या होगा, ये क्या होगा, एक्सियल वेक्टर होगा, ठीक है। बस समझ आ रही है, वेल ओके सर। तो ये कहानी है, ध्यान समझना। तो हमने देखा पोलर वेक्टर और एक हमने देखा एक्सियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका एक इनिशियल पॉइंट होता है, कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उसे हम पोलर वेक्टर कहते हैं। आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट पोलर वेक्टर है। पर ऐसे वेक्टर जो एक रोटेशनल इफेक्ट देते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर या सूडो वेक्टर कहते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगता है तभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट घूमता है। जैसे मान लो ये मेरे पास में फोन है, ठीक है, और ये पॉइंट है, अब मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो ये भी यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होने लग जाएगा, रोटेशन में आ जाएगा, घूमने में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो भाई जब ये घूमने में आ गया, तो मान लो ये अगर पोजीशन वेक्टर है ना, और आपने ऐसे फोर्स लगाया, है ना, तो अब टॉर्क वेक्टर डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे आर क्रॉस एफ, इधर टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। बोलो ओके सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे लाइक और पैरेलल वेक्टर। बेटा ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, उन्हें हम पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर कहते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, ध्यान रखना। लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर हम उन वेक्टर को कहते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है ना। उनका मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं। जैसे मान लो यहां पे आप तीन वेक्टर देख पा रहे हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इनमें कॉमन क्या है कि इन तीनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। तो जरूरी है मैग्नीट्यूड बराबर हो, है ना। अगर मान लो ये वेक्टर है वेक्टर ए, और एक है ये वेक्टर है वेक्टर बी, तो अभी भी ये दोनों वेक्टर क्या है, लाइक वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है। पर मैं ये कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी नहीं है। तो जो जिनकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होती है, जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, थीटा 0 डिग्री होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं आपका लाइक वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। क्लियर है। इसके बाद में आपका आता है अनलाइक वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जिनके बीच में जो एंगल है थीटा जो है वो 180 डिग्री होता हो, मतलब जिनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। जैसे मान लो एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे या अनलाइक वेक्टर कहेंगे। यहां पर भी जो मैग्नीट्यूड है इनका बराबर होना जरूरी नहीं है। क्लियर है। जिनकी डायरेक्शन सेम उन्हें पैरेलल, जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है, उसे हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड का बराबर होना जरूरी नहीं है। ओके। इसके बाद में आता है इक्वल वेक्टर। जैसे नाम से पता लग रहा है ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, वेक्टर में दो चीज होती है बेटा, एक तो आपका होता है मैग्नीट्यूड, एक तो आपका क्या होता है मैग्नीट्यूड, और एक आपका क्या होता है बेटा डायरेक्शन होता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उसे हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। हालांकि ये लाइक वेक्टर भी है,
हालांकि ये पैरेलल वेक्टर भी है, तो हर इक्वल वेक्टर क्या होगा, लाइक वेक्टर होगा। हर इक्वल वेक्टर क्या होगा, लाइक वेक्टर होगा। पर क्या हर पैरेलल वेक्टर लाइक वेक्टर हो सकते हैं, नहीं, ये जरूरी नहीं है। पर हर इक्वल वेक्टर जो होंगे वो लाइक वेक्टर होंगे, क्योंकि हर इक्वल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, और इक्वल वेक्टर में तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, आपके लाइक वेक्टर, सॉरी इक्वल वेक्टर है। अब हो गया आपका नेगेटिव वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको बहुत काम आएगा अभी। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, और मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है। जैसे मान लो ये वेक्टर ए अपन ने ड्रॉ किया, और अगर एक कोई है वेक्टर बी, यहां पे मैग्नीट्यूड भी क्या है, बराबर है, पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप बोल सकते हो कि वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। तो हमें किसी वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो हमको जस्ट क्या करना पड़ेगा, हमको जस्ट डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। तो बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें होंगी, सिंपल सिंपल सी कहानियां हैं। बाद में है को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसे हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल के जा रहे हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। तो क्या बोलेंगे, द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता हो, सेम होता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है को लीनियर वेक्टर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो ऐसे तो नाम से लग रहा है कोलिनियर, मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन के अलोंग काम करें, उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो एक लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी, डॉटेड वाली, डॉटेड लाइन है ना, तो इस लाइन के अलावा जितने वेक्टर, मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर पी है, वेक्टर क्यू है, सब क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। यहां पे डायरेक्शन जो है ना, या इन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो अपन ने एक ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन के अलोंग जितने भी वेक्टर होंगे, इस लाइन के अलोंग जितने भी वेक्टर अपन ड्रॉ करेंगे, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर, वेक्टर एस, पर एक ही लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं, एक ही लाइन के अलोंग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन सभी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। हो सकता है इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो सकता है एंगल 180 डिग्री। जैसे मान लो इनके बीच में एंगल कितना है, 0, इन दोनों बीच में कितना है 180, इन दोनों बीच में कितना है 0, इन दोनों बीच में कितना है 180, है ना। तो डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, पर लाइन एक ही लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब आ जाते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है ना, इसमें हमने ये वेक्टर भी, ये एक फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पे, एक ऐसे लगाया, एक फोर्स ऐसे लगाया, तो जितने भी वेक्टर अगर एक ही प्लेन के अलोंग है, एक ही प्लेन के अंदर है, जैसे मान लो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों इसी प्लेन के अंदर है, अपन एक और फोर्स लगा दिया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इधर लगा दिया, तो इस तीनों के तीनों वेक्टर क्या हो गए आपके, कौन से वेक्टर हो गए, कोप्लेनर वेक्टर हो गए। तो ऐसे वेक्टर जो 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 एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, है ना, तो दीज आर दोज वेक्टर दैट ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। मतलब ओके सर, तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन के अलोंग लाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं आपके कोप्लेनर वेक्टर। ओके सर, ये बात हमको समझ में आई। अब अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज यूनिट वेक्टर। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा वेक्टर जिसका क्या मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यूनिट का मतलब एक हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, यूनिट हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, यूनिट वेक्टर जो होता है ना, एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायमेंशन भी कुछ नहीं होती और यूनिट भी कुछ नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज नो यूनिट और डायमेंशन, के पास ना तो यूनिट है और ना ही डायमेंशन है ना, तो इसके पास यूनिट भी नहीं होती और इसके पास डायमेंशन भी नहीं होती है। तो ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट एंड इट पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अभी समझेंगे इसको थोड़ा सा और। अच्छा, अब नोटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करें, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, ए के ऊपर ऐसे कैप सी लगा देंगे, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। तो यूनिट जो वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन
वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो खास बात के ध्यान समझना, पहले तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है। पहली नंबर की लाइन ये हो गई। दूसरी बात, ये जो वेक्टर होता है ये डायरेक्शन बताने के काम आता है, डायरेक्शन बताने के काम आता है। किसके काम आता है? डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका यूनिट एक होता हो और जो डायरेक्शन बताने के काम आता हो बच्चों, उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये सिंबल किसका है? वेक्टर ए का। ये किसका है? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का। और यूनिट वेक्टर अगर इसका होगा तो कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे, ए कैप से लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं, इस पे आ जाओ, ध्यान समझना। तो अगर हम बात करें फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, मैं बता चुका हूं यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर था, वेक्टर ए, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए कैप से लिखा जाएगा और ए कैप बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओके। अब बात पूछे भाई यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, अगर किसी वेक्टर की अगर आपको क्या पता करनी है? डायरेक्शन बतानी है, तो किसी भी वेक्टर की क्या डायरेक्शन बताने के लिए, किसी वेक्टर की क्या डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, कैसे करते हैं वो समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में किसी वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो होता है आई कैप। और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव जो वाई डायरेक्शन है उसमें अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी है तो हम यूज करेंगे जे कैप। और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसमें अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी है तो हम यूज करेंगे के कैप। सर बात समझ नहीं आ रही? जैसे मान लो, समझो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, इधर आपने फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वेक्टर ऐप कैसे लिखा जाए? तो वेक्टर में दो चीज होती हैं, पहला क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। ये तो समझा रहा हूं आपको इतनी देर से मैं। तो वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो भाई मैग्नीट्यूड अगर लिखे तो मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है अपन को? मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 न्यूटन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड अपन को 2 न्यूटन दे रखा है, तो आपने लिखा 2 न्यूटन। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और मैं इसको अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख रहा हूं, इसको मैं अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस लिख रहा हूं, तो अब यहां पर क्या आएगा? डायरेक्शन आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं? आई कैप। तो यहां पे अपन लिख देंगे आई कैप। तो जैसे हम वेक्टर है बराबर पढ़ेंगे 2 आई कैप, इसका साफ साफ मीनिंग ये हो जाएगा कि भाई जो वेक्टर है, इसकी यूनिट मान लो लिख दी मैंने, इसका मतलब ये हो गया वेक्टर जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना है? 2 न्यूटन है। और आई कैप देख के ये समझ में आ जाएगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। जैसे समझो, अगर मैं कहता कि कोई पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर है, मैंने कहा 3i कैप है, 3i कैप है, और मैंने लिख दिया इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो मेरे को पता क्या समझ में आया? जैसे मैंने वेक्टर पढ़ा तो मेरे को समझ में क्या आ रहा है कि इस वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो हो गया 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। और डायरेक्शन की बात करी जाए तो डायरेक्शन में अगर देखूं तो डायरेक्शन के लिए मेरे अगर देखूं तो मैं यूनिट वेक्टर देखूंगा, और वो कितना आ रहा है? माइनस का आई कैप आ रहा है। और माइनस का आई कैप आ रहा है, इसका मतलब साफ से समझ में आ गया डायरेक्शन किधर है? माइनस एक्स एक्सिस में है। मतलब जो पार्टिकल है वो इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो ये मेरे को इसको देख के समझ आया। अगर मैं आपसे कहता कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसी प्लेन में है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल 10 के कैप न्यूटन, तो मैं क्या समझूंगा कि भाई जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड जो है वो तो कितना है? 10 न्यूटन है। मैग्नीट्यूड तो कितना है? 10 न्यूटन है। बट जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो क्या है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे इधर लग रहा है। ये समझ में आता है। अगर मैं कहता कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता 5j कैप न्यूटन है, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि कोई वेक्टर जो है जिसको लिखा हुआ वेक्टर है बराबर 5j कैप, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, और जो डायरेक्शन है इस फोर्स की वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, किधर है? पॉजिटिव
वाई डायरेक्शन में। पॉजिटिव वाई किधर होता है? इधर होता है, समझ रहे हो? तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का लग रहा है भाई? 5 न्यूटन का लग रहा है। ये हम यहां से समझ में आ रहा है। आई होप यहां तक बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। हमारे पास एक वेक्टर लिखा हुआ है ऐसा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, और कहा गया हमसे कि भाई इसका यूनिट वेक्टर पता करके बताओ। ठीक, तो हम जानते हैं कि यूनिट जो वेक्टर होता है उसको हम ए कैप से लिखेंगे, वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार पढ़ रहे हो आप, ये बहुत काम आएगा अपन को। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ए कैप अगर है यूनिट वेक्टर तो क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है सर। अब वेक्टर ए रखा अपन को कितना, क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। यहां तो समझ में आ गया सर, पर मैग्नीट्यूड कैसे लिखें? चलो अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? बड़ा सिंपल सा है। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से अगर आपके पास में कोई वेक्टर है, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है इसके मैग्नीट्यूड को लिखने का, या फिर मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। और मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या होता है? सिंपल सा, अंडर रूट लगा लो। क्या लगा लो? अंडर रूट लगा लो। आई कैप का जो मल्टीपल है, यहां देखो क्या है? एक्स है ना, तो इसका स्क्वायर करो, फिर प्लस लगाओ। फिर जे कैप का मल्टीपल देखो क्या है? वाई है ना, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर लिख लो। फिर के कैप का मल्टीपल देखो क्या है? जेड है ना, फिर जेड का स्क्वायर करो, फिर यहां लिख लो। इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप इस वेक्टर का निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड? बोला हाँ। बोला हाँ सर निकाल सकते हैं। अगर बार हमारे पास वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो भाई पहले सबसे पहले सर क्या निकालेंगे? क्या लिखेंगे? अंडर रूट लिखेंगे। बोलो ओके। और जो आई कैप है उसका मल्टीपल क्या है? 2 है, तो सर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे सर। फिर जे कैप का मल्टीपल देखेंगे क्या है? जे कैप का मल्टीपल कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर देखेंगे भाई के कैप का मल्टीपल क्या है? के कैप का कितना है बेटा? -3 है। कितना है? -3 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अल्लो हमारा काम हो गया। तो भाई यहां पर अगर देखा जाए तो कितना हो गया? ये 2i कैप प्लस जे कैप -3k कैप अपॉन, ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया फिर? 5, और ये कितना हो गया? 9। तो 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, और 10 प्लस 4 14। तो ये हो गया आपका आंसर, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 कैप अपॉन √14। तो ये आपका इस वेक्टर का क्या आ गया है? यूनिट वेक्टर आ गया। बड़ी सिंपल सी कहानी। यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर लिखो, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। ठीक है, ऐसे करते हैं अपन। बोलो ओके सर। चलो एक और सवाल हमारे पास पे क्या है? फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q। जहां पर वेक्टर p ये रहा और वेक्टर q ये रहा, तो कैसे निकालेंगे? तो भाई अगर आपको वेक्टर p प्लस वेक्टर q का यूनिट वेक्टर चाहिए, सबसे पहले तो अपन वेक्टर p प्लस वेक्टर q निकालेंगे। मान लो वेक्टर p प्लस वेक्टर q करना पड़ेगा पहले तो मान लो वेक्टर p और वेक्टर q को जोड़ने पर एक नया वेक्टर बन गया। मान लो कुछ r वेक्टर बन गया अपने पास में, तो पहले r वेक्टर का हम जो है r वेक्टर निकालते हैं। r वेक्टर क्या होगा? जोड़ दो। तो 2i कैप और i कैप को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3i कैप हो गया। जे कैप और माइनस जे कैप को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 0 हो गया, वो कट गया। और यहां पर एक के कैप है और यहां पे 2k कैप है, तो कितना हो जाएगा? 3k कैप हो गया। क्लियर है? तो हमारे पास में ये वेक्टर आ चुका। अब हमें जो है इसका ये क्या है? ये वेक्टर p प्लस वेक्टर q है। भाई किसके बराबर है? ये वेक्टर p प्लस वेक्टर q के बराबर है, और हमने निकाल लिया। अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। भाई सिखा चुका हूं मैं, सिंपल हो गया। अब तो काम बिल्कुल सिंपल हो गया। तो भाई अगर इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका मतलब आपको r कैप चाहिए, समझ लो। तो r कैप बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही फॉर्मूला होता है। और वेक्टर कितना है बेटा? ये है 3i कैप प्लस 3k कैप। अब चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या होता है? अंडर रूट लगाते हैं। आई कैप का मल्टीपल देखेंगे कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर देखेंगे भाई के कैप है, यहाँ पे जे कैप तो है नहीं, कोई बात नहीं। तो के कैप का मल्टीपल कितना? 3, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर। तो भाई कितना हो गया? 3i कैप प्लस 3k कैप अपॉन, यहाँ पे कितना हो गया? 9 और ये 9 कितना हो गया? 9 दूनी 18 हो गया, तो अंडर रूट 18। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया इन दोनों वेक्टर के सम का।
समझ में? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, बड़ी सिंपल सी कहानी, कोई उसमें कुछ है नहीं। एक और सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोला हुआ है वेक्टर ए बराबर है 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस एक। अगर बोल रहे हैं कि वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, अगर वेक्टर ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए आप पता करिए। ध्यान समझना, मगर वेक्टर ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो कितना होगा, 1 होगा। ये मुझको समझ में आ गया? बोला हाँ सर ठीक बात कह रहे हो। पर बात आती है इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा, मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, अंडर रूट करेंगे। आई कैप का मल्टीपल कितना है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर यहां पे लिखोगे आप ऐसे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, 0.4 जे कैप का मल्टीपल क्या 0.4, तो 0.4 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ऐसे करोगे। बोला हाँ सर ऐसे करेंगे। उसके बाद में के कैप का मल्टीपल क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर करोगे, ऐसे हमने लिख लिया मैग्नीट्यूड। बोला हाँ सर सही बात है, ये आपके वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया। और ऐसे निकालते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पर चूंकि वेक्टर ए क्या है सर, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसको ही हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ओके, तो भाई यहां से अंडर रूट आए तो यहां पे स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब 0.3 का स्क्वायर की बात करें, 0.3 के स्क्वायर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये कितना हो जाएगा देखो, 0.3 गुणा 0.3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया ना भाई। 3 के स्क्वायर की अगर बात करें तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 0.09, ये हो गया, ठीक है ना। बस समझ, क्योंकि देखो ध्यान से अगर देखें तो 0.3 गुणा 0.3 करना है। अगर यहां से भी पॉइंट हटाएं, यहां से एक पॉइंट हटाएं, तो यहां पे नीचे कितना आएगा, 10 इसका आएगा। बोला हाँ सर, और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 बटा क्या लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है, 9 बटा क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 0.09। अब यहां से पॉइंट हटाओगे तभी तो नीचे 100 जाएगा ना, बस समझ आ रही है, इसलिए मैंने क्या लिखा इसको 0.09। हालांकि ये बात आपको पता होगी, फिर भी मैंने आपको बताया ताकि आप गलती ना करें। आगे बात करते हैं 0.04 मतलब 0.4 इंटू 0.4, यहां से पॉइंट आओगे, यहां से पॉइंट आओगे, 10 नीचे, इसका 10 नीचे ऐसे आएगा। और ये कितना होता है, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो उसका मतलब यहाँ पे 16 बाई क्या है, 16 बाई क्या है, 100 है। तो भाई किसके बराबर हो गया, 0.16 के बराबर हो गया। तो ये हो गया आपका 0.16 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 हो गया। अब जब आप 0.16 को, किसको, 0.16 को और 0.09 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, 9 प्लस 6 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 15 हो गया, तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक जुड़ जाएगा ना यहाँ पे इस पे। तो ये आपका हो गया 0.25 प्लस ए स्क्वायर बराबर 1। तो भाई यहां से ए स्क्वायर के देखें तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.25, मतलब ये आपके पास हो गया 0.75। तो भाई यहां से ए बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में 0.75, ये आपका ए की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सी कहानी थी, समझ में आया यूनिट वेक्टर का खेला। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम समझेंगे पोजीशन वेक्टर। भाई नाम से पता लग रहा है पोजीशन वेक्टर, है ना। तो भाई ऐसा वेक्टर जो हमें पोजीशन के बारे में नॉलेज दे, जो हमें किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में नॉलेज दे, जो हमें किसी पॉइंट के ओरिएंटेशन के बारे में नॉलेज दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो कैसा वेक्टर जो हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन के बारे में नॉलेज दे, उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। थोड़ा समझते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, क्या होता है, सारी बातें करेंगे। देखो आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, इट इज अ वेक्टर दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द position of an object in space with respect to its origin is called position vector। जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। अगर कोऑर्डिनेट x, y, इसका मतलब ये हो गया कि ये ओरिजिन से x एक्सिस में ये दूरी x है और ओरिजिन से y एक्सिस में जो दूरी है y है। जैसे मान लो अगर मैं पॉइंट लिखता P, इसे कोऑर्डिनेट लिखता मैं 3, 4, इसका साफ साफ मतलब ये होता कि ओरिजिन से ये जो दूरी है ये 3 है और ओरिजिन से ये जो दूरी है वो कितनी है, 4 है। और अगर मैं यूनिट मान लो मीटर में लिखता तो ये 3 मीटर और ये 4 मीटर हो जाता। समझ में बात। तो भाई पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो आपको किसी पार्टिकल की
पोजीशन के बारे में नॉलेज देता है कि वो स्पेस में कहां पर है, उसका ओरिएंटेशन के बारे में नॉलेज देता है ना। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन किसको बोलते हैं, जहां पे एक्स और वाई से कटते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। समझ रहे बात को? ठीक है सर। अब पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कैसे करेंगे? पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन होती है ओरिजिन से पॉइंट की तरफ। तो आपका इसका अगर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है तो ओरिजिन से पॉइंट की तरफ, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर आर से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x, y, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, इधर ये x मीटर हो गई, इधर ये क्या हो गई, y मीटर हो गई, या जो भी यूनिट है सेंटीमीटर हो गई। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर जो डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर होती है, ओरिजिन से पॉइंट की तरफ होती है पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। और पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर आर से लिखते हैं। समझ में कहानी? ठीक है, यहां समझ गई। तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो किधर डायरेक्ट करता है, ये पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करता है, कहां से, ओरिजिन से डायरेक्ट करता है, ठीक है। थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो से कोऑर्डिनेट x, y है, तो वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे x किस में, x एक्सिस में, तो x i कैप, और y किधर है, y एक्सिस में, तो y j कैप। इसका मतलब ये हो गया कि x एक्सिस में x मीटर दूर है पॉइंट, और j कैप के साथ में y है, इसका मतलब y एक्सिस में कितनी दूरी पर है, y मीटर पे। अगर मुझे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना होता तो वेक्टर बराबर क्या लिखता, मैं लिखता 3i कैप प्लस 4j कैप। बस इतनी सी बात है, बड़ी सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड निकालना तुमको आता है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अपन। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सिखा चुका हूं मैं, अंडर रूट लगाओ, आई कैप के मल्टीपल का स्क्वायर करो 9, जे कैप का मल्टीपल का स्क्वायर करो 16, तो कितना हो गया 25, का मतलब आंसर कितना आ जाएगा 5। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तुमको आता है। अगर ये वेक्टर इस तरह का है, वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सिखाया मैंने आपको, क्या लो, अंडर रूट लो, और जो आई कैप का मल्टीपल है क्या है, एक्स है, तो इसका स्क्वायर करो, फिर प्लस लगाओ, फिर जो जे कैप का मल्टीपल है क्या है, वाई, तो उसका स्क्वायर करो। तो इस तरीके से हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसे निकाला जाता है, ठीक है सर। अब मान लो कोऑर्डिनेट x, y, z, मतलब 3D की बात करें, 3D की बात करें तो भाई यहां पे पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप लिखेंगे। मान लो कोऑर्डिनेट होता किसी पार्टिकल का 2, 3, 1 होता है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम ऐसे लिखते 2i कैप 3j कैप प्लस 1k कैप। अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड लिखना होता तो कैसे लिखते, अंडर रूट आई कैप का मल्टीपल का स्क्वायर, जे कैप का मल्टीपल का स्क्वायर, और के कैप के मल्टीपल का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल लेते, मैग्नीट्यूड निकाल लेते, ठीक है ना। तो मैंने ये कहा है कि भाई अगर उसके कोऑर्डिनेट 3 दे रखे हैं, x, y, z दे रखे हैं, तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा, और मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से इसका लिखेंगे, जो कि आपको आता ही है पहले से, जो कि आपको मैं समझा ही चुका हूं, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है हमारे पास में, क्या लिखा हुआ देखो, इफ अ पार्टिकल इज लोकेटेड एट पॉइंट P3, -4, 1 सेंटीमीटर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन राइट इट्स पोजीशन वेक्टर। सर बड़ा सिंपल है हमारे लिए लिखना। सर वेक्टर बराबर लिखेंगे, ये पहला जो होता है एक्स वाले को बताता है, तो ये होगा 3i कैप। दूसरा वाला किसको बताता है, y एक्सिस में पोजीशन बताता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4j कैप, क्योंकि माइनस तो माइनस लगा ही देंगे, प्लस 1 ठीक है। ये हमारा सर आ गया पोजीशन वेक्टर, खत्म हो गया सवाल। पर मान लो अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता, पूछा नहीं है, पूछा होता तो कैसे करते, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से करके हम क्या निकाल लेते, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते। तो ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है ना। तो 16 प्लस 10 हो गया, यहाँ पे 16 प्लस 10 कितना, 26 हो गया। तो अंडर रूट 26 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस समझ आ गई। तो बड़े सिंपल ये भी कहानी है। आ गया हो सवालों पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सवाल करने समझ में आ गए तो हमको कोई क्वेश्चन नहीं करना नीट के अंदर, और कुछ करना है ही नहीं, है ना। तो आइए देखिए, ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पहले बना लेते हैं, एक्स वाई प्लेन ये बन गया, बोलो ओके सर। ए पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पार्टिकल है, कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे। ठीक है सर, मतलब यहां पे कोई पार्टिकल होगा, और आपको साफ साफ ये जो दूरी दे रखी है ओरिजिन से, इस पार्टिकल की जो दूरी आपको दे रखी है, वो दे रखी है ये 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है, और एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, 37 डिग्री के एंगल पर है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन इधर होगी, ऐसे होगी। तो क्या पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन इट्स पोजीशन वेक्टर।
भाई सर अगर पोजीशन वेक्टर निकालना, दो ही बातें निकालनी है। अगर इसके कोऑर्डिनेट हमको एक बार पता लग गए ना, एक्स और वाई, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब सर हमारा मकसद है एक तो ये दूरी निकालना जिसको हम वाई कहेंगे, और एक हमारा मकसद है ये एक्स निकालना जिसको, है ना, अगर ये एक्स और वाई आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। हम ऐसे लिख देंगे फिर इसको, वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो सर एक्स और वाई और निकाल लो। सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो 10वीं की गणित है सर, तो आप हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सर ये थीटा 37 हो गया, थीटा की सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, 90 की सामने वाली हाइपोटेन्यूस हो गई, और बची भी हो गई बेस। और हम जानते हैं सर कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले तो बी अपॉन एच जो होता है वो कोस थीटा होता है, और पी अपॉन जो एच होता है सर वो साइन थीटा होता है। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है ना। तो अगर ध्यान साइड में निकालें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। हमको परपेंडिकुलर अगर निकाले, परपेंडिकुलर से क्या आएगा, वाई आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की जगह क्या है, वाई है, हाँ वाई है, वाई चाहिए। और एच बोले तो कितना, ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना सर 15 है, तो यहां पे सर 15 लिख दो, और बराबर में कितना, साइन 37, ठीक है ना। अब मैंने आपको साइन 37 कैसे निकालते हैं, cos 37 कैसे निकालते हैं, वो सब सिखाया था, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। 37 की जैसे कहानी आई, 37 वाला दिमाग में 37 डालो, सामने वाली साइड 3 हो जाएगी, ठीक है, ये 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। साइन 37 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितनी 3, और हाइपोटेन्यूस कितना 5, तो 3/5 होता है। ऐसे cos 37 लिखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना 4, हाइपोटेन्यूस कितना 5, तो साइन 37 होता है 3/5, 3/5। तो ये कितना हो गया, 3/5 हो गया। तो y अपॉन 15 बराबर साइन 37, साइन 37 कितना सर 3/5 है, तो ये 5 3 जा 15, तो y बराबर आ गया 9, तो 9 सेंटीमीटर तो आ गया आपका y। बोला ठीक है सर। तो जब वेक्टर आर अपन लिख रहे होंगे यहां पर, तो प्लस जब लगाएंगे तो y की जगह अपन क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तो 9 जे कैप। अब x और निकालना है, ये और निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दो, ये बेस हाइपोटेन्यूस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कोस, और बेस के पर किसके बराबर है, x के बराबर है, x के बराबर है। हाइपोटेन्यूस कितना सर 15 है, और cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है, cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है, तो यहाँ पे 4/5, 5 दिया 15, तो x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो x की वैल्यू भी आ गई 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप रख दो 12, आई क्या है, और किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, पोजीशन वेक्टर आ चुका है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आना चाहिए, ये 15 आना चाहिए, करके देख लो, चाहे आपको विश्वास नहीं हो तो 15 ही आएगा मैग्नीट्यूड इसका, √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 144 हो गया, और ये कितना हो गया, 81 हो गया, जोड़ के देख लो 15 का मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी कहानी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास में भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोई पार्टिकल है, जैसे मान लो पार्टिकल फॉर एग्जांपल मान लो यहां था पॉइंट ए पे, इसके कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो x1, y1 कोऑर्डिनेट होंगे, और यहां से पार्टिकल अगर यहां चला गया, बी पॉइंट पे चला गया, मान लो कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। अगर पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया है, समझ रहे हो, पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी पे गया, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट, उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, पर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, है ना। ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, बेसिकली यही है कि अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये अगर फाइनल पॉइंट है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी, सीधे डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, वो तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक। और डायरेक्शन की बात करें तो इनिशियल पॉइंट से किधर होगी, फाइनल पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी, आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अगर ये पॉइंट है ए और ये इनिशियल पॉइंट है, यहां चलना पार्टिकल शुरू करता, मान लो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर r1। पोजीशन वेक्टर तो हम पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी पॉइंट स्पेस में है तो उसका पोजीशन वेक्टर किधर से किधर होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करता है, ठीक है। और अगर पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर अगर मैं क्या लिख रहा हूं, r2 लिख रहा हूं, वेक्टर r2 लिख रहा हूं,
तो उसकी डायरेक्शन ओरिजिन से पॉइंट बी की तरफ होगी। तो यहां पर जो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर में से जब आप इनिशियल पोजीशन वेक्टर घटा दोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। ठीक है, इसको हम डेल्टा आर से लिख रहे हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आपका यही डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर वेक्टर है, वही क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सो इट इज अ वेक्टर दैट गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेफरेंस टू अ पॉइंट अदर देन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पे हम एक पॉइंट की पोजीशन दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ना कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो? जब आप एक पॉइंट की पोजीशन दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, एक ही पोजीशन आप बी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, या बी की पोजीशन आप ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये सिंपल, ये अलग अलग लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, पर सिंपल कहानी तो यही है कि अगर ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो भाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट का मतलब उनके बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है उसका हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा, और डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ हो जाएगी। या फिर ऐसे कह दो सवाल सॉल्व करने के फॉर्मेट में कि फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर घटा देंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब भाई R2 वेक्टर की बात करें तो R2 वेक्टर कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान समझो, क्योंकि स्पेस में हमारे पास ये पॉइंट A था, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 थे, तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और यहां पे पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो अगर ये R2 पोजीशन वेक्टर में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? R2 बराबर क्या हो जाएगा सर? R2 वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है उधर, उससे इसकी डायरेक्शन होगी फाइनल पॉइंट की तरफ। इसको हम लिखेंगे डेल्टा आर वेक्टर। क्या लिखेंगे? डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, और भाई डेल्टा आर जो वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये आपका डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा। तो भाई डेल्टा आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये आपका R2 वेक्टर हो गया, माइनस R1 वेक्टर। R1 वेक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। बोला ठीक है बेटा। अब i कैप वाले एक साथ ले लो, क्या हो जाएगा? ये x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये आपका पोजीशन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। और मान लो इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत पड़ जाए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? भाई सिखा चुका हूं, मैग्नीट्यूड निकालना है तो भाई वेक्टर आ गया, तो आई कैप का मल्टीपल जो है इसका स्क्वायर करो। आई कैप का मल्टीपल क्या? ये है, ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मान लो अगर यहां पे अगर देखें, देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपको लिख दिया यहां पे। अगर 3D में बात करें, 3D में, तो 3D में बात करें अगर, जैसे मान लो मेरे पास में ये पॉइंट होता है A, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1, y1, z1, फाइनल पॉइंट कोऑर्डिनेट होते हैं x2, y2, z2। तब हम पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तब हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। जैसे अगर 2D में हम कैसे लिखते थे? 2D में हम लिखते थे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। पर अगर z वाले कोऑर्डिनेट भी हैं तो फिर ये वाली स्टेप और आ जाएगी। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो भाई सिंपल सी कहानी है, आई कैप का मल्टीपल का स्क्वायर करो सर, फिर आप जो जे कैप होता है उस जे कैप के मल्टीपल का स्क्वायर करिए सर, उसके बाद में जो के कैप होता है उसके मल्टीपल का स्क्वायर करो, फिर आप क्या ले लो? रूट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट 2,1,3 टू पॉइंट बी 5,4,6, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना सीधी सी बात है भाई, क्या होता है? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप होता है। और ठीक है सर, तो भाई ये x2 क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x1, ये y1 और ये z1। तो मतलब
5 माइनस 2 आई कैप, 4 माइनस 1 जे कैप, 6 माइनस 3 के कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब अगर इसका मान लो मैग्नीट्यूड निकालना होता आपको, तो आई कैप का मल्टीपल, जे कैप का मल्टीपल और के कैप का मल्टीपल स्क्वायर करके आप रूट ले लेते हैं। मतलब अगर इसको पूरा सॉल्व करते हो कितना हो गया, 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप आ गया। ये आपका आ गया भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको इसका, तो आई कैप का मल्टीपल क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करो। जे कैप का मल्टीपल कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करो। के कैप का मल्टीपल कितना है, 3 है, तो इसका स्क्वायर करो। ये करना पड़ेगा। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, 9 9 9, 3 बार 9 हो गए, तो 9 कम 9 9 27 हो गया ये, ठीक है ना। ध्यान से 9 प्लस 9 प्लस 9 ये हो गया अंडर रूट 27। तो ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है। क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है यहां पे। रेफर टू द गिवन डायग्राम टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड r1 बराबर 5। बड़े सवाल है, r1 बराबर 5 मीटर, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो 5 मीटर है। एंड r2 इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है, 4 है। मैक्स एंगल 75 डिग्री एंड 15 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है 75 डिग्री है और ये जो एंगल है वो 15, ठीक है। तो भाई अगर इन दोनों वेक्टर के बीच की बात करें, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अगर इसकी बात करें तो ये हो गया भाई 75 माइनस 15 मतलब 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। पर हमें क्या ये चाहिए, नहीं, हमें तो r2 वेक्टर माइनस r1 जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। हमें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये निकालना है। अब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, पर आपको बता रहा हूं एक कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर मान लो बेटा दो वेक्टर है, एक है वेक्टर p और एक है वेक्टर q, ठीक है। अगर आपको दो वेक्टर के डिफरेंस का, मतलब वेक्टर p माइनस वेक्टर q और दो वेक्टर के डिफरेंस का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। थीटा बोले तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है। तो अगर दो वेक्टर आपके पास में वेक्टर p है और एक वेक्टर q है, उनके बीच में अगर एंगल थीटा है, एंगल कितना है, थीटा है, और आपको अगर उनके दोनों सब्ट्रैक्शन वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर p का स्क्वायर प्लस वेक्टर q का स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा का अंडर रूट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बोलो ओके सर, ये कॉन्सेप्ट होता है। आपको डेल्टा r जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब आपको r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब यहां पे डिफरेंस है r2 और r1 का। तो भाई हम यहां से फॉर्मूला लिख सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा सर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा। अगर r1 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो r1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। r2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना है, 4 है, दे रखा अपन को, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू 4 इंटू cos थीटा। थीटा कितना है दोनों के बीच में, 60 डिग्री का है, cos 60, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 16, ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 4, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो यहां से 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। तो कितना बच गया, ये 5 चौक 20 हो गया। तो भाई साहब ध्यान देखो कितना बच गया, ये मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये हो गया 25, ये आपका हो गया 16 और माइनस कितना है 20 है, माइनस कितना है 20 है, ठीक है ना। तो 25 में से अगर 20 जाएंगे तो कितने बच गए, 5 बच गए। 16 में 5 जुड़ेंगे तो कितने हो गए, 21 हो गए। तो रूट 21 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका
मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। किसमें आएगा ये? मीटर में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे 25 है और यहाँ 20 है, तो 25 में 20 के 5 बचे, 16 में 5 जोड़ दिया आपने अगर, तो रूट 21 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा मंदर का 21। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे अगर किसी वेक्टर को हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, अगर आपने वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऐसा करने पे क्या होगा। पहली बात तो ये, अगर ऐसा कर रहे हो तो डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन की बात करें तो नो चेंज, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें? मैग्नीट्यूड की बात करें, यस, वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मान लो ये वेक्टर P है, अगर मान लीजिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, नया वेक्टर आपको 4P वेक्टर मिलेगा। और ऐसा करने पे डायरेक्शन चेंज नहीं होती। पर अगर जस्ट आप, जैसे मान लो अगर मैं लिखा, अगर n क्या होता? नेगेटिव नंबर होता। जैसे मान लो आप अगर वेक्टर A होता, इसको -2 से मल्टीप्लाई करते तो नया वेक्टर आपका ऐसा बनता, मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो जाता पर डायरेक्शन बदल जाती, ठीक है ना। तो अगर n क्या होता? अगर n क्या होता भाई? नेगेटिव नंबर होता है ना, तो वेक्टर A एंड na वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन, तो na वेक्टर की और वेक्टर A की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी, है ना। तो अपन को मिलेगा -na वेक्टर। क्या मिलेगा हमको? -na वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वेक्टर A है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई किससे कर देते हो? -2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इस कंडीशन में डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो n क्या होता? 0 होता, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपको क्या मिलेगा? 0 वेक्टर मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो नल वेक्टर मिलेगा। कोई आपसे पूछे ना कि नल वेक्टर क्या होता है, 0 वेक्टर क्या होता है, तो जब भी आप किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको जो वेक्टर मिलता है उसको हम कहते हैं 0 वेक्टर। और 0 वेक्टर को इस तरीके से दिखाते हैं अपन, 0 पे से तीर लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं 0 वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें वेक्टर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? 0 वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो वेक्टर A है, इस वेक्टर A को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला? 0 वेक्टर मिला, नल वेक्टर मिला। तो नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 0 हो, और जिसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड ना हो, जिसकी डायरेक्शन के बारे में पता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी होती है। ध्यान समझते हैं थोड़ा सा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं 0 वेक्टर। तो ये वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, है ना, इज अ 0 वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी होती है, उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, उसको हम 0 वेक्टर कहते हैं। और 0 वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं, मैं 0 पे ऐसे तीर का निशान लगा के हम इसको बोलते हैं 0 वेक्टर। जैसे मान लो गोलू भैया है, और गोलू भैया रेस्ट पर है और अपने हाथों के ऊपर उन्होंने मान लो कोई अटैची ले रखी है और खड़े हैं। तो जब ये खड़े हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, इनका वेलोसिटी भी 0 है, समझ रहे हो। तो इनका आपके क्या बोलो? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेक्टर्स ऑफ ए पार्टिकल एट रेस्ट आर 0 वेक्टर। तो कोई भी पार्टिकल अगर रुका हुआ है, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है, कोई पार्टिकल अगर रुका हुआ है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन वेक्टर सब क्या कहलाएंगे? 0 वेक्टर कहलाएंगे। ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे मान लो एक गाड़ी है, एक कार है, और वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब अपना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा गाड़ी, अपना ना ही अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा वेलोसिटी का, तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है, वो भी कांस्टेंट है। तो भाई एक्सेलरेशन जो वेक्टर होगा इसका, वो भी क्या कहलाएगा? 0 वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो हम क्या बोलते हैं? द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ऐसा पार्टिकल जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, तो उस पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन वेक्टर भी क्या होता है? 0 वेक्टर होता है। अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका वेलोसिटी वेक्टर भी क्या होता है? 0 वेक्टर होता है। आई होप आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच। इस वीडियो को दोबारा देखो, बार बार देखो, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें मैंने आपको बताई अच्छे से, बिना किसी बकवास के, केवल कंटेंट दिया है, ठीक है ना। कोई ऐसी मजाक नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि मैं चाहता हूं आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके पास डिलीवर हो और टू द पॉइंट डिलीवर हो, ताकि आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है ना। तो ताकि आप कम से कम समय में आपके पास कंटेंट बहुत सारा हो जाए, जल्दी जल्दी आपकी तैयारी हो जाए, ताकि हम रिवीजन बहुत बार कर सकें और हम जो सिलेक्शन हमारा नीट में वो ले सकें। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।
थैंक यू सो मच।